हाँ तो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वात्सल्य क्लासेस पर। आज हम देखेंगे कक्षा 8 का अगला अध्याय, हास्याकरण से निपटना। हास्याकरण से निपटना। पिछले अध्याय में हमने देखा था हास्याकरण के बारे में। हास्याकरण क्या होता है, हास्यायी समूह कौन कौन से होते हैं, उनके सामने कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, ये समूह हास्य पर क्यों चले गए। इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न हमने देखे थे। ठीक उसी तरह से इस पाठ में उसी से संबंधित या यूं कह सकते हैं उसी का अगला पाठ है ये। अब अगला पार्ट है ये 3 नंबर का प्रश्न। वही पिछले पाठ में से 3 नंबर का एक प्रश्न था, 3 नंबर का ही एक प्रश्न इस पाठ में से आएगा। तो हास्याकरण से निपटने के लिए, अर्थात इस हास्याकरण की जो समस्या थी, समस्या के बारे में थोड़ा सा हम पुनः रिवाइज करते हैं कि हास्याकरण क्या होता है कि विकास की मुख्य धारा से जो लोग पीछे छूट जाते हैं, जो समूह, जो समुदाय, जो समाज पीछे छूट जाते हैं, उनको हास्यायी समूह कहते हैं। तो जो लोग पीछे छूट गए उनको विकास की मुख्य धारा में, समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए क्या प्रयास किए जाएं और इस हास्याकरण की समस्या से कैसे निपटा जाए, कैसे इससे छुटकारा पाया जाए। तो इसके लिए हम इस पाठ में से 3-3 नंबर के प्रश्न बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से देखेंगे। बाकी विस्तृत दिन न करके इसका केवल बोर्ड परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। 4 ही प्रश्न इस पाठ में से पूरे बनते हैं, जिनको आप अच्छी तरह से इस वीडियो में समझ सकते हैं और पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले हास्याकरण से निपटने के लिए संवैधानिक प्रावधान क्या क्या हैं। कौन से प्रावधान? संवैधानिक प्रावधान। तो संवैधानिक प्रावधान का मतलब भारत एक स्वतंत्र देश है और यहाँ पर संविधान के अनुसार शासन राजकाज चलता है। तो संविधान में इस समस्या का समाधान दिया गया है। संविधान में भी ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिनके द्वारा इस हास्यायी समूह को, पीछे छूटे हुए समूहों को मुख्य धारा में लाया जा सकता है। क्योंकि संविधान बनाने वालों को उस समय भी पता था कि कुछ समुदाय अल्पसंख्यक हैं, कुछ समुदाय कमजोर हैं, कुछ समुदाय जाति व्यवस्था से ग्रसित है, कुछ समुदाय जंगलों के कारण से आदिवासी अवस्था में, आदिम जनजातीय अवस्था में रह रहे हैं। तो इनसे निपटने के लिए, इनको मुख्य धारा में लाने के लिए संविधान में प्रावधान किए गए। एक महत्वपूर्ण प्रावधान, कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं उनमें से मोटे तौर पर महत्वपूर्ण प्रावधानों को हम देखेंगे। एक है हमारे संविधान में अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 क्या करता है, क्या कहता है? मौलिक अधिकारों का संविधान है, मौलिक अधिकारों का अनुच्छेद है ये। इसमें कहा गया है अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अस्पृश्यता का अंत, यानी अस्पृश्यता का क्या अर्थ होता है? अस्पर्श। अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अस्पृश्यता का अंत किया गया। अस्पृश्यता का मतलब होता है, अर्थ होता है छुआछूत। छुआछूत का मतलब क्या होता है? ऊंच नीच का भेदभाव करके किसी दूसरे व्यक्ति के साथ जातिगत आधार पर या आर्थिक आधार पर भेदभाव किया जाना छुआछूत कहलाता है। हमारी जाति व्यवस्था में, हमारे हिंदू धर्म में जो जातिगत व्यवस्था संरचना है उसके अनुसार ऊंची जाति, नीची जाति ऐसी समस्याएं हैं जिनके कारण से देश में कुछ जातियां गरीब रह गई। उन गरीब जातियों को आगे विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए संविधान में अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है। छुआछूत को दंडनीय अपराध बताया गया है। दंडनीय अपराध बताया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद दूसरा है, अनुच्छेद 15 में समानता का अधिकार दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि कानून के समक्ष समानता का अधिकार। इसमें कहा गया है कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान होंगे और कानून किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, मूल, वंश, जन्मस्थान आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। समानता सबको प्रदान करेगा, देश के प्रत्येक नागरिक को। इसके अलावा विशेष उपबंध किए गए हैं अनुच्छेद
29 और 30 में धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकार। इस अधिकार के अनुसार प्रत्येक नागरिक को धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों को अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार है, उसे आगे बढ़ाने का अधिकार है, धार्मिक और सांस्कृतिक संस्थाएं खोलने का अधिकार है, उन संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा देने का और अपनी संस्कृति को बचाए रखने का अधिकार दिया गया है। तो संवैधानिक प्रावधान 3 नंबर का प्रश्न है, तो 3 प्रावधान आपको अच्छी तरह याद करने। अनुच्छेद 17 में छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है, अनुच्छेद 15 में समानता का अधिकार दिया गया है, अनुच्छेद 29-30 में धार्मिक संस्कृति का अधिकार दिया गया है। यह हाशियाकरण से निपटने के लिए संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं, इनका उपयोग किया जा रहा है। पहला प्रश्न हुआ। दूसरा प्रश्न इस पार्ट में से हमारे लिए 3 नंबर का जो प्रश्न बनता है वो है कि सरकार सामाजिक न्याय के लिए क्या प्रयास कर रही है। सरकार के प्रयास, इस प्रश्न को 2 तरह से पूछा जा सकता है। हाशियाकरण से निपटने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है, या सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है। एक तो हाशियाकरण से निपटने के लिए यह भी सरकारी प्रयास है, और दूसरा सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए, सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है। दोनों तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है, उत्तर वही होगा एक ही, कि सरकार कौन कौन से काम कर रही है जिनसे सामाजिक न्याय की स्थापना हो। तो दलित और आदिवासी समुदायों के लिए पहला काम ये लिख सकते हैं, दलित और आदिवासियों के लिए, आदिवासी समुदायों के लिए छात्रावास खोल रहे हैं। उनकी शिक्षा के लिए निःशुल्क, फ्री में या बहुत कम फीस पर सरकारी छात्रावास खोले जा रहे हैं, ताकि उनमें शिक्षा और जागरूकता बढ़ सके। इसके अलावा सरकार ने आरक्षण का प्रावधान किया है। दलित और आदिवासी दोनों समुदायों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है कि सरकारी नौकरियों में, कॉलेजों में, शिक्षा में और विभिन्न अन्य क्षेत्रों में, सरकारी क्षेत्रों में दलितों और आदिवासियों को एक निश्चित संख्या में, निश्चित अनुपात में आरक्षण दिया गया है। कुछ सीटें आरक्षित की गई हैं, सुरक्षित की गई हैं, जिन पर केवल दलित और आदिवासी लोग ही काम कर सकते हैं, नौकरी लग सकते हैं अथवा दाखिला ले सकते हैं। तो आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तीसरी व्यवस्था, शिक्षा के लिए दलित और आदिवासी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति की सुविधा दी जा रही है। छात्रवृत्ति का प्रावधान किया गया है। तो ये 3 प्रकार के प्रयास सरकार, हालांकि सरकार और अन्य बहुत सारी योजनाएं चला रही है, विभिन्न दलित आदिवासी क्षेत्रों के लिए सरकारी योजनाएं, विशेष योजनाएं चला रही है, लेकिन हमें 3 महत्वपूर्ण 3 बिंदु याद रखने हैं। 3 नंबर का एक प्रश्न है। एक तो दलित आदिवासी छात्रों के लिए हॉस्टल, जिसको अपन कहते हैं ना साधारण अंग्रेजी भाषा में हॉस्टल शब्द, उसको हिंदी में कहते हैं छात्रावास। वहां पर बच्चों को निःशुल्क रहने के लिए, पढ़ने के लिए सुविधाएं दी जाती है सरकार द्वारा। आरक्षण की व्यवस्था, दलित और आदिवासी लोगों के लिए निश्चित अनुपात में सीटें आरक्षित की गई हैं। दलित आदिवासी छात्र छात्राओं को शिक्षा में छात्रवृत्ति का प्रावधान किया गया, और विभिन्न योजनाएं, सामाजिक योजनाएं, विकास योजनाएं दलित और आदिवासी क्षेत्रों में सरकार द्वारा संचालित की जा रही है। तो इस प्रकार से ये सरकारी प्रयास हुए। 2 प्रश्न हो गए अपने, कौन कौन से। एक तो हाशियाकरण से निपटने के लिए संविधान में क्या प्रावधान किए गए, दूसरा सरकार क्या प्रयास कर रही है। अब सरकार द्वारा एक प्रयास और बहुत बड़ा प्रयास किया गया है, जिसको आप इसमें भी लिख सकते हो, SC/ST अधिनियम, अधिनियम, आगे कोष्टक में अत्याचार निवारण, अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। यह बनाया गया, सरकार द्वारा ही बनाया गया है हाशियाकरण से निपटने के लिए। अब हम विस्तार से इस नियम को देखेंगे, अधिनियम को। एक प्रश्न इस SC/ST अधिनियम में से, जिसको पूरा नाम है अनुसूचित जाति जनजाति, SC/ST इसको शॉर्ट में कहते हैं, SC/ST अनुसूचित जाति जनजाति। तो SC/ST अधिनियम हम शॉर्ट में लिख सकते हैं इसको, SC/ST अधिनियम अत्याचार निवारण, अत्याचार निवारण अधिनियम।
कब बनाया गया ये? 1989। तो ये जो अधिनियम बनाया गया ये विशेष अधिनियम है। हालांकि हास्याकरण से निपटने के लिए संविधान में भी प्रावधान किए गए, सरकार भी प्रयास कर रही है, लेकिन फिर भी कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं कई बार जिनके कारण से सरकार को मजबूरन कुछ अन्य कठोर नियम बनाने पड़ते हैं। जैसा हमारे इस पुस्तक में, इस पाठ में एक उदाहरण दिया गया है, रत्नम नाम के एक युवक का उदाहरण दिया गया है। एससी का व्यक्ति था, दलित समुदाय का एक छात्र था, जगमालपुरम गांव था, एक गांव का नाम क्या था? जगमालपुर। तो अब जगमालपुर गांव में एक दलित युवक रत्नम जो था, ये रत्नम दलित जाति समुदाय का था। इसके पिता, दादा आदि एक गांव में एक अनोखी रस्म हुआ करती थी, जिसमें गांव में मंदिर में पूजा करने से पहले आसपास के गांव के 20-30 पुजारी इकट्ठा होते थे। वो पुजारी स्नान करते थे, स्नान करके और जो पानी वो जो पुजारी थे उनके पैर धोए जाते थे। पैर धोने के बाद जो पानी बचता था, मेला कुचेला पानी, उससे इस दलित समुदाय के किसी व्यक्ति को स्नान करवाया जाता था। अब ये रत्नम क्या था? इंजीनियरिंग किया हुआ, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। तो इसने इस प्रथा का विरोध किया तो जो पुजारी थे और ऊंची जाति के लोग थे वो नाराज हो गए, गुस्सा हो गए। उन्होंने इसके परिवार का बहिष्कार कर दिया और अन्य लोगों को भी इस व्यक्ति के, रत्नम के परिवार के साथ किसी प्रकार का संबंध न रखने के लिए दबाव बनाया। रत्नम ने ये सारी समस्याएं तो झेल ली, लेकिन एक दिन रात में इसकी झोपड़ी में आग लगा दी गई, इसकी झोपड़ी को जला दिया गया और किसी तरह से ये रत्नम और इसकी मां अपनी जान बचा करके चले गए। इसके बाद रत्नम ने SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवाया। रत्नम को ये न्याय मिला, जो दोषी थे उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, लेकिन उसको वो गांव छोड़ना पड़ा क्योंकि गांव के लोगों ने इसका बहिष्कार कर दिया। तो ऐसी घटनाएं होती हैं, इन घटनाओं के कारण हुई जिनके कारण से जो दलित समुदायों के संगठन थे, दलित संगठन है, उन्होंने आवाज उठाई कि अब भी समाज में संवैधानिक प्रावधान होने के बावजूद, सरकार के प्रयासों के बावजूद भी ऐसे कई घटनाक्रम होते हैं जिससे SC/ST के, अनुसूचित जाति, जनजाति और आदिवासियों के साथ बुरा बर्ताव होता है, अत्याचार हो रहा है। इससे निपटने के लिए कानून बनाया जाए। तो इस कानून में कुछ विशेष प्रावधान किए गए, इस कानून में कुछ विशेष प्रावधान किए गए। इनके दबाव के आगे झुक करके एक सूची बनाई गई, एक लिस्ट बनाई गई, किसकी? हिंसा की, हिंसक घटनाओं की, कि SC/ST के खिलाफ होने वाली जो हिंसा है उसमें कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं की एक सूची बनाई गई और उस सूची के तहत अगर कोई भी हिंसा होती है तो इस कानून के तहत उसको सजा मिलेगी, SC/ST अधिनियम के तहत। ये कानून अन्य कानूनों या हमारे सामान्य कानून से कुछ अलग है। इसमें हिंसा की कई कैटेगरियां हैं, जिनमें महत्वपूर्ण कैटेगरियां कौन कौन सी है वो आपको पढ़नी है। 3 कैटेगरी, 3 नंबर का प्रश्न बनता है तो 3 कैटेगरी इसमें तय की गई है। वो कौन कौन सी है? देखो, एक तो कि कोई भी ऐसा कार्य जो नैतिक रूप से निंदनीय हो, नैतिक रूप से निंदनीय और शारीरिक रूप से कष्टदायक हो, वो कार्य अगर किया जाता है इनके खिलाफ, SC/ST के किसी भी व्यक्ति के खिलाफ, तो इसमें जैसे किसी व्यक्ति को अखाद्य पदार्थ खिला देना, अखाद्य पदार्थ खिलाना, और इसके अलावा निर्वस्त्र करके घुमाना। ऐसी घटनाएं हम अखबार में हम कई बार पढ़ते भी हैं। निर्वस्त्र करके किसी व्यक्ति को घुमाया जाता है उसकी बेइज्जती करने के लिए। अगर ऐसी कोई घटना होती है तो उसके विरुद्ध SC/ST के तहत, एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो नैतिक रूप से जो निंदनीय कार्य हैं और शारीरिक रूप से जो खौफनाक कार्य हैं, वो कार्य अगर SC/ST के किसी व्यक्ति के साथ होता है, ऐसा अत्याचार होता है, तो इस कानून के तहत उसको सजा मिलती है। इसके अलावा इस कानून में दूसरा प्रावधान, पहला प्रावधान तो ये, और दूसरा प्रावधान था कि SC/ST की व्यक्ति की, अनुसूचित जाति जनजाति के किसी व्यक्ति की कोई भी संपत्ति अन्य व्यक्ति
कि अन्य जाति के, अन्य समुदाय के लोगों के नाम स्थानांतरित नहीं होगी, स्थानांतरित नहीं होगी। ये है जैसा जैसे SC ST का कोई भी व्यक्ति है, उसके नाम कोई जमीन है, कोई मकान है, प्रॉपर्टी है, कोई प्लाट है, वो प्रॉपर्टी, प्लाट, जमीन अन्य व्यक्ति के नाम, अन्य ऊंची जाति के व्यक्ति के नाम स्थानांतरित नहीं की जा सकती है। दूसरा, ये इस SC ST अधिनियम के तहत कानून बना था। और तीसरा है कि SC ST की महिला अगर है, कोई SC ST की महिला है, उस पर हमला या उसका अपमान अगर किया गया, किसी भी तरह से उसका अपमान किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति पर SC ST अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो आपका प्रश्न बनता है SC ST अधिनियम 1989 की महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं, या महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी हैं, या SC ST अधिनियम को संक्षेप में समझाओ। इस प्रकार का अगर प्रश्न पूछा जाता है SC ST अधिनियम से संबंधित, तो आपको ये तीनों बिंदु लिखने हैं। ये नैतिक रूप से निंदनीय और शारीरिक रूप से खौफनाक कोई भी कार्य अगर किया जाता है SC ST के व्यक्ति के खिलाफ, तो उसको इस कानून के द्वारा सजा मिलती है। संपत्ति अगर कोई दूसरा व्यक्ति हथियाने की कोशिश करता है, तो उसको इस नियम के तहत सजा मिलती है। महिला पर अपमान या हमला किया जाता है, तो इस कानून के तहत उसको सजा मिलती है। ये आपका तीसरा प्रश्न। और अब आता है चौथा प्रश्न, इस पाठ का चौथा और अंतिम प्रश्न। वो क्या है कि आदिवासी जो समुदाय है, आदिवासी समुदाय की मांग कौन कौन सी, आदिवासी समुदाय की मांग किसके आधार पर, SC ST अधिनियम के आधार पर। आदिवासी समुदायों की क्या मांग है, आदिवासी समुदायों ने क्या मांगे रखी। तो जैसा हमने अभी जस्ट पीछे ये पढ़ा कि SC ST ये भी ST समुदाय में आते हैं, आदिवासी समुदाय दलित समुदाय में आता है। तो कोई भी व्यक्ति SC ST का है, उसकी संपत्ति अन्य व्यक्ति के नाम ट्रांसफर नहीं हो सकती। तो आदिवासी लोगों ने कहा कि इनको जंगलों से विस्थापित कर दिया गया, जंगलों से इनको निकाल दिया गया, जिसमें बड़े समूह, संगठन, बड़ी कंपनियां, सरकार ने भी बहुत से आदिवासियों को कई विकास योजनाओं के नाम पर जंगलों से विस्थापित किया है। तो इन आदिवासियों ने ये मांग रखी है कि आदिवासी लोगों को, जिनको उनकी जमीन से बेदखल किया गया, विस्थापित किया गया है, उन विस्थापितों को उनकी जमीन वापस दी जाए, वापस दी जाए। विस्थापित आदिवासी जो जंगलों से आदिवासी को जिनको बाहर निकाल दिया गया, उनको वापस उनकी जमीनें दी जाए। इन्होंने एक मांग तो ये की। दूसरी, ऐसे लोग जिन्होंने इनको विस्थापित किया है, विस्थापन के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा दी जाए, जिम्मेदारों को सजा दी जाए। कौन से कानून के तहत, SC ST अधिनियम के तहत। जिन लोगों ने उनको जंगल से निकाला है, अपनी जमीन, उनकी जमीन से बेदखल किया है, उनको इस कानून के तहत सजा दी जाए। जो लोग वापस नहीं आ रहे हैं, जो विस्थापित हो गए, और जमीन या तो उनको जमीन वापस दी जाए। अगर जमीन वापस नहीं दी जा रही है, या कोई आदमी वापस जंगल में उस जमीन पर नहीं आना चाहता, तो नहीं लौटने वाले लोगों को मुआवजा दिया जाए। नहीं लौटने वाले लोगों को मुआवजा मिले, मुआवजा मिले। सरकार उनको पैसे दे, उनकी कीमत दे उस जमीन की, और जुर्म हर्जाना भी दिया जाए। और चौथा इनकी महत्वपूर्ण मांग है कि जो लोग विस्थापित हुए हैं, विस्थापित लोग जो हैं, उनको उनकी जमीनें तो छीन ही ली। अब वो बेचारे क्या कर रहे हैं, कहीं रोजगार कर रहे हैं, कहीं मजदूरी कर रहे हैं, बहुत मुश्किलों में जीवन यापन कर रहे हैं, सड़क के किनारों पर, रेल की पटरियों पर पड़े। तो इन विस्थापितों का पुनर्वास किया जाए। पुनर्वास का मतलब उनको नए घर बना करके नई जगह पर नया रोजगार दिया जाए, घर बनाकर दिया जाए, उनको नया रोजगार दिया जाए, ताकि वो अपने जीवन आसानी से जी सके।
तो आदिवासी समुदायों ने SC/ST एक्ट के तहत क्या मांग की? विस्थापितों की जमीन वापस दी जाए, विस्थापन के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा दी जाए, जो विस्थापित लोग वापस नहीं लौट रहे हैं उनको मुआवजा दिया जाए, और विस्थापितों का जो विस्थापित होकर के बाहर रह रहे हैं उनका पुनर्वास किया जाए। ये मांग की गई है आदिवासी समुदाय के द्वारा इस कानून के तहत। तो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके इस पाठ में से कितने हुए? 4। चारों प्रश्नों को मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। ये चारों प्रश्न आप अच्छी तरह से 10 मिनट में याद कर सकते हैं और 3 अंक आसानी से हासिल कर सकते हैं। 4 प्रश्न कौन से थे? हास्याकरण से निपटने के लिए संविधान में क्या प्रावधान है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, सरकार ने क्या प्रयास किए सभी लोगों को समान लाने के लिए, पिछड़े लोगों को आगे लाने के लिए। और तीसरा, SC/ST अधिनियम, SC/ST एक्ट। और चौथा, आदिवासियों की मांग। बस पूरे पाठ में यही 4 प्रश्न हैं। इनको आप अच्छी तरह से याद करें। इनमें भी सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपका SC/ST एक्ट का है, इसको आप अच्छी तरह से याद करें। और 4 ही प्रश्न है पूरे पाठ में, चारों प्रश्नों को याद कर लें। 100% आपको बोर्ड परीक्षा में इसमें से एक प्रश्न मिल जाएगा। धन्यवाद।